अब आते हैं सामाजिक मुद्दों पर, तो क्या ऐसे भी लोग आपको समाज सेवी की नजर से भी देखते हैं और क्षेत्रीय लोग नेता की भी नजर से देखते हैं, तो उन दोनों में से सबसे पहले क्या नेता कहें कि समाज सेवी हैं आप? देखिए, मैं क्योंकि राजनीति राजनीति किया। में भी आप इंटरेस्टेड हैं। राजनीति में मैं शुरुआत से मैंने युवा मोर्चे से मैंने काम शुरू किया हम्म। और जयतारा के आसपास मेरा दायरा रहा लगभग 20-25 10-15-20 किलोमीटर के अंदर। मैंने बड़े लेवल पे बाहर तो पहले काम नहीं किया था। इस बीच में चूंकि 7-8 सालों से मैं विधानसभा लेवल पे सक्रिय हूँ, चित्रकूट विधानसभा जी। और मैंने समाज सेवा के साथ साथ में मैंने राजनीति तो की, उसके साथ मैंने समाज सेवा भी किया। क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई दायित्व नहीं था, मैं किसी ऐसे पोस्ट पे नहीं था कि जिससे मैं किसी को डायरेक्ट फायदा पहुंचा सकूं जी। तो उसको कभी किसी को आर्थिक आवश्यकता पड़ी, कभी किसी को ऐसी जरूरत पड़ी जिसको हमारे आर्थिक सहयोग करने से या कुछ ऐसे सहयोग करने से, जैसे मैं एक टाइम पे ब्लड बहुत देता था जी। बहुत दूर दूर तक लोग जानते थे कि मैं खून देने के लिए बड़ा उत्साहित रहते थे, किसी को जरूरत है तो जी जी। तो ब्लड देने के लिए भी मैं दूर दूर तक, कई बार तो जबलपुर तक गया। मेरे दिए हुए ब्लड बहुत सारे लोग हैं जो मेरे आज भी बड़े करीब के रिश्ते हैं उनके साथ में, और उनको लगता है कि संजय का ब्लड मेरे शरीर में है, तो वो भी बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा सहयोग करते हैं मेरा। तो इस तरीके के भाव मन में हमेशा रहे कि मुझे चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, मुझे कोई भी अगर उसको कोई कष्ट में है तो मदद करनी, जिस लेवल तक हो सकता है उस लेवल तक मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ। और किया भी, कई बार आवश्यकता पड़ी तो बहुत सारी जयद्वारा के आसपास भी बहुत सारी घटनाएं आपको पता चलेंगी अगर आप पूछेंगे तो। हालांकि मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करता और ना ही मैं उसको मीडिया में कोई एक सामाजिक मतलब सामूहिक सामाजिक गतिविधि जिसमें एक साथ वो समाज के लिए बड़ा एक उपलब्धि रही हो, एक साथ, जैसे कोई ऐसा काम जिसमें समाज का भला हुआ हो, एक साथ, व्यक्तिगत ना हो के। कि बिजली विभाग का एक आपके यहाँ बजगांव में स्टेशन बन रहा था जी। जयद्वारा की लाइट भी क्योंकि उस वक्त सिद्धपुरा से आती थी, तो जब भी कभी फॉल्ट होता था तो 2 से 3 दिन के लिए लाइट बंद हो जाती थी। सिद्धपुरा से डायरेक्ट सप्लाई चलती जयद्वारा जी वाया कोठी होते हुए जयद्वारा जाती थी, और जयद्वारा वही कोठी होते हुए बचगवा और आपके चित्रकूट तक लाइट जाती थी जी। तो जब उस पर वर्किंग शुरू हुई तो वहाँ पे टेंडर वगैरह हुआ, हमको जानकारी हुई, वो काम बड़ा स्लो चल रहा था, 3-4 सालों से लगभग चल रहा था। तो उसको सीएम प्रियॉरिटी में हमने जुड़वाया और सीएम प्रियॉरिटी में जुड़वाने के कारण वो साल भर के अंदर काम खत्म हुआ और उसी लाइट से पूरा का पूरा चित्रकूट तक लाभान्वित हुआ। बरौंधा, चित्रकूट, जयद्वारा और मझगवां, ये सारा का सारा क्षेत्र जो है, ये उस वक्त 2008 के आसपास, 8 से 9 के आसपास की बात है। उस वक्त हमने उसको सीएम प्रियॉरिटी में जुड़वाया था। उस वक्त शिवराज जी थे, शिवराज सिंह जी थे सीएम। ये बहुत बड़ा मतलब एक तो ये था। दूसरा, जयद्वारा में जो तहसील बनी वो तहसील भी मैंने ही खुलवाई थी। अच्छा। तहसील का कार्यालय नहीं था जयद्वारा में, जो तहसील है उप तहसील, मतलब उसके लिए पहल आपने की थी? मैंने पहल की थी। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है जयद्वारा के क्षेत्रीय लोगों के लिए। तो जयद्वारा में हमने किया था। इवन आप लोगों को एक घटना और याद, 2005 की शायद घटना है, तहसील जयद्वारा 2005 से। मनीष रस्तोगी आप लोगों के सामने, आप लोगों को याद होगा, उनसे भी मेरा झगड़ा हुआ था। और वो जो झगड़ा हुआ नहीं, आरोप ऐसा लगा था कि जो उस समय कलेक्टर साहब थे मनीष रस्तोगी, तो आपने उनको मार थप्पड़ जड़ दिया था। कैसा विवाद था, किस मामले पे ऐसा था? वैसे क्या हुआ था कि हमारे बड़े सयाने कार्यकर्ता थे, रुद्रदत्त पांडे जी, जीवनलाल अग्रवाल जी बिरसिंहपुर के रहने वाले थे, रामानुज गौतम जी जो बिरसिंहपुर के मंडल के अध्यक्ष थे। उस वक्त बिरसिंहपुर मंडल के अध्यक्ष रामानुज गौतम थे और मैं महामंत्री होता था। तो हम लोग कलेक्टर से मनीष रस्तोगी जी से एक दिन पहले टेलीफोनिक बातचीत हुई थी कि साहब कोटर को तहसील घोषित कर दिया गया है, बिरसिंहपुर को घोषित नहीं किया गया। बिरसिंहपुर को तहसील घोषित करने के लिए आप हमको समय दें मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, चित्रकूट में कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में हम लोग मिलना चाहते हैं। अच्छा, उस समय मुख्यमंत्री आए थे और इस संबंध में आपको बात करनी थी। मनीष रस्तोगी जी ने बड़ा सहज बोला था कि ठीक है आप लोग आइएगा और मुलाकात कर लीजिएगा, आपकी पार्टी कार्यक्रम है। मैं मंच के पीछे सामने साइड में बैठा हुआ था। मंच के पीछे की घटना है, जीवनलाल जी और रुद्रदत्त जी, वो लोग दोनों लोग और रामानुज गौतम और बिरसिंहपुर के तमाम कार्यकर्ता, वो सारे के सारे लोग मंच के पीछे से सीएम से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ऊपर चढ़ना चाहते थे। अच्छा। मनीष रस्तोगी कलेक्टर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका आचार व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। किसके साथ क्या ट्रीट करना चाहिए, वो कहाँ आवेश में आ जाए कोई भरोसा नहीं रहता था। कई बार तो उनकी घटनाएं ऐसी होती थी कि वो पता चला कि जाम लगा हुआ तो ट्रैफिक पुलिस का भी काम करने लगते। अच्छा। तो उनने उस पूरी भीड़ को रोकने का प्रयास किया
वो लोग नहीं माने तो उनके साथ धक्का मुक्की करना, तो उनकी कॉलर पकड़ने लगे अच्छा। और बदतमीजी करने लगे। जी, सयाने 60 62 साल के हमारे पार्टी के नेता थे वो, जीवनलाल जी और रुद्रत जी। जीवनलाल जी अब नहीं है, रुद्रत जी तो अभी लक्ष्मीपुर में अभी भी कमान संभाल रखी है उन्होंने। तो उस वक्त रुद्रत पांडे जी मेरे को गले में हाथ लगा के जब धक्का दे रहा था, तो मैं पीछे से, मुझे किसी ने बताया, मैं दौड़ता हुआ आया। मैंने कलेक्टर साहब से बोला, साहब थोड़ा ठीक से बात करिए, देखो कितने सयाने कार्यकर्ता है, तमीज से बात करो आप। मेरा ये बोलना हुआ नहीं कि तमीज से बात करो। कलेक्टर साहब ने यू टर्न लिया, क्योंकि मैं उनके पीछे से आ रहा था। अच्छा, यू टर्न देखे कि कौन बोल रहा है। कौन बोल रहा है। उन्होंने बोला तू मेरे को तमीज सिखाएगा, और मेरी कॉलर पकड़ने की कोशिश की। अच्छा। उसी वक्त जो घटना घटी, हाँ। आपस में हम दोनों के बीच में जो विवाद हुआ, जो मारपीट हुई, वो उसी बीच में हो गया। एक तरफ से हम थे और पार्टी के हमारे पूरे कार्यकर्ता थे, और दूसरी तरफ से बातचीत बस हुई थी कि आपने मारपीट हुई थी, दोनों के बीच में मारपीट हुई। जी। उन्होंने भी हाथापाई की, हमने भी हाथापाई की दूसरे के। उस समय लगभग आप काफी वयस्क रहे होंगे। मैं बिल्कुल न्यूली यंग था, 24-25 साल की। जी। नया खून था। हाँ, नया जो है जी, नई एज थी। और भारतीय जनता पार्टी के आप समर्थक हैं या फिर कहें कि कट्टर समर्थक हैं, कैसे कि या फिर कार्यकर्ता है संगठन के? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत सारी जिम्मेदारियां थी जी। मैं भारतीय जनता पार्टी में 2 बार महामंत्री रहा, विष्णुपुर मंडल का, लगभग 7 वर्षों तक मैं महामंत्री रहा। सबसे पहले तो युवा मोर्चे का मैं अध्यक्ष था, और 2006 से 2013 तक मैं महामंत्री था पार्टी का। फिर उसके बाद में किसान मोर्चे का, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का मैं जिले का उपाध्यक्ष था, सतना जिले का उपाध्यक्ष। जी। उसके बाद 2017-18 में भारतीय जनता पार्टी ने फिर मुझे जिले में लिया, और मैं भारतीय जनता पार्टी में सतना जिले का मंत्री था भाजपा का। और उसके बाद अभी भी मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कभी, मतलब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के ही हैं आप। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आप एक जिले के जाने माने व्यक्तित्व हैं, समाज सेवा से भी जुड़े हैं, और व्यवसाय वो तो व्यक्तिगत है। राजनीति में भी कोई ऐसा मुद्दा आ जाए कि हमें एक बार समाज को चुनना है या फिर पार्टी को, क्योंकि समाज के लिए ही पार्टी है, और कभी कभी समाज पार्टी के अगेंस्ट हो जाता है, ऐसा जैसे कि अभी चल रहा है। उस समय आप क्या करेंगे? पार्टी के पल्ले में खड़े रहेंगे कि फिर समाज की तरफ? किधर साइड आपका झुकाव? मैं तो चाहूंगा, देखिए, हम लोगों के जो उत्पत्ति पहले हमारे लिए समाज पहले हमारे यहाँ हमारा क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, पार्टी उसके बाद बनती है। बिल्कुल, बहुत। लेकिन जहां तक पार्टी की बात है, तो पार्टी को भी हम छोड़ नहीं सकते। तो हम चाहेंगे कि दोनों के बीच में सामंजस्य बना रहे। वहाँ पे गुरु गोविंद वाली बात आ जाती ना कि हम पार्टी की तरफ जाए कि फिर समाज को पकड़ के चले। क्योंकि समाज तो नो डाउट, समाज तो सबसे सर्वप्रथम तो समाज होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए, उसके बाद फिर समाज होना चाहिए। बिल्कुल, फिर दूसरी चीजें होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुछ दिनों पहले सोनम वांगचुक पर, जो कि लद्दाख के लिए काफी बड़े मुद्दों पर बात कर रहे थे, अधिकारों की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट उनके प्रोटेस्ट को उस समय भी अनलीगल बताकर उन पर एनएसए लगाकर उनको जेल में डाल दी। पूरे देश में इसका विरोध हुआ, सरकार की किरकिरी किए। आपके हिसाब से वो क्या था? सोनम वांगचुक वहां सही थे कि सरकार सही? देखिए, सोनम वांगचुक को तो मैं बहुत अच्छे से नहीं जानता कि उनकी क्या वर्किंग थी, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप। आज पूरा देश सोनम वांगचुक को जानते हैं। जी, लेकिन मैं उनके बारे में मतलब ये नहीं जानता था उनकी प्रेस में, मतलब उन्होंने क्या ऐसी चीजें की जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा। लेकिन ये बात जरूर कहूंगा मैं यहाँ पे कि जहाँ तक मेडिकल छात्रों की जिस तरीके से हमको सीटें बढ़ानी चाहिए सरकार को। ये तो फिर नीट के पेपर लीक होने वाला मामला है, उस समय की बात जो आज से 6 महीने पहले हुआ था। नहीं, उसके बारे में मुझे जानकारी, दरअसल क्या मुझे जानकारी है, लेकिन मैं सोनम वांगचुक उस वक्त इस मामले क्या पृष्ठभूमि रही वो ये मुझे नहीं मालूम कि किस वजह से वो, पर वो समाज सेवी ही थे, समाज की बात ही कर रहे थे। हाँ, लेकिन साइंटिस्ट हैं, लद्दाख को काफी कुछ उन्होंने दिया। यस, ये तो सुना था, मैं पढ़ा भी था, मैं अखबारों में पढ़ा था। बाकी लेकिन सरकार उस समय भी उनकी मांगे पूरी नहीं की थी, और जब लद्दाख के लोग इसको एक बड़े प्रोटेस्ट के रूप में रख दिए तो फिर उनके ऊपर एनएसए लगाया गया था, है ना। और आज फिर से सोनम वांगचुक नीट के पेपर एग्जाम होते हैं, शांतिपूर्वक 19-21 दिन तक जंतर मंतर पर बैठते हैं, सरकार बोलती नहीं है। और वो आज स्थिति ऐसी है कि देश का कोई भी बच्चा या कि जो भी दिमाग रखता है 10 साल के ऊपर, वो भी सोनम वांगचुक को जानता है। यहाँ पर सरकार मेरे हिसाब से तो गलत कर रही है, बैठकर बातचीत करना चाहिए एक बार। मैं भी इस बात को, मैं तो अभी मैंने वीडियो भी डाला था इस बारे में कि हमको अपने सड़े गले, जिस तरीके से अंग्रेजों ने शासन किया, हम उसी तर्ज पे अगर सरकार चलाएंगे तो कांग्रेस और आप में फर्क क्या रहेगा? बिल्कुल। मैं जहां तक बात करता हूँ बच्चों की, इन बच्चों ने
नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन किया, मैं बहुत सारे बच्चों को देखता भी हूँ कि वो बच्चे, अभी हमारे एक मित्र थे, उनने अपनी बेटी को, मैंने उनसे पूछा भाई आप कहाँ पढ़ा रहे हो, तो उनने अपनी बेटिया को रसिया भेजा पढ़ने के लिए। मैंने पूछा भारत में क्यों नहीं पढ़ाया आपने, तो उन्होंने बताया कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि हमको करोड़ 2 करोड़ रुपए डोनेशन देने के बाद फिर मेडिकल सीट अवेलेबल हो पाए। बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी बिटिया को रशिया भेजा और रशिया से उसको एमबीबीएस कराया। ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ डॉक्टर संजय शर्मा हैं जो जयद्वारा आपके कारीगोरी में पोस्टेड हैं और मदनरा के रहने वाले हैं, वो भी रशिया से पढ़ के आए। ऐसे बहुत सारे, हमारा एक मित्र था गुरसरी का, वो खुद रशिया से पढ़ के आया एमबीबीएस करने का, फिर वो गुजरात में आज बड़े लेवल पे डॉक्टर है। मेरा सोचना ये है कि आप पता नहीं कौन से किस तरीके से आप लोगों ने व्यवस्था कर रखी, मैं नहीं जानता, लेकिन जो बच्चे भारत में एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हैं वो रसिया और यूक्रेन और अन्य देशों में जाके वहां पे एमबीबीएस करके लौट के और हमारे देश में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम उनको अपने यहाँ नहीं पढ़ा सकते। लेकिन जवाबदेही तो सरकार की है इसमें। यस, मैं वही बात बोल रहा हूँ। सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में सरकार आई तब से नीट जैसे 91 पेपर लीक हो चुके हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है। करोड़ों युवा, मतलब उनका भविष्य खत्म हो चुका है। फ्रस्ट्रेट है युवा पूरे देश का, बिल्कुल तनाव में है, सरकार को पसंद नहीं करता। सरकार को कहते हैं कि तानाशाहों की सरकार है, सुनना नहीं चाहती, और सरकार कहती है कि हमारे पार्टी में इस्तीफे नहीं होते, और नतीजे है कि आज जंतर मंतर पर सैकड़ों हजारों लोग लहूलुहान हो गए। मतलब स्थिति बहुत ही भयावह है वहां की। तो यहाँ पर सरकार कहीं ना कहीं अंग्रेजों वाला शासन दिखा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। पर आप क्या कहेंगे सरकार का प्रतिनिधि या सेवक होने के नाते? नहीं, बिल्कुल सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। इस देश की जिस तरीके से नए लड़के हैं, मैंने वीडियो को देखा, और जिस तरीके से उस वीडियो में बच्चे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी बच्चे हैं, उसमें बच्चियां हैं, सब लोग, सब कोई है, बच्चे हमारे हैं जी। और कोई पाकिस्तान के बच्चे नहीं, हाँ, भारत के बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे देश के भविष्य हैं। उन बच्चों का भविष्य अगर दांव में लग रहा है तो मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ कि हमको ये सड़े गले कानूनों को, सड़े गले नियमों के तहत काम करने की बजाय एक हम अपनी सीटें क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्यों नहीं बढ़ा सकते? मेडिकल कॉलेजेस में जो बच्चे रसिया, यूक्रेन और अन्य देशों से पढ़ के आ रहे हैं, आखिर वहां भी भारत का पैसा तो जा रहा है ना। अगर वो व्यवस्था हम अपने यहाँ दे सकते हैं तो क्या दिक्कत है देने में? साहब आपकी क्षमता नहीं है तो आप प्राइवेटेशन कर दो। आप मेडिकल कॉलेजेस अपने यहाँ, जैसे सतना जैसी जगह में अगर सरकारी मेडिकल कॉलेज बिल्कुल, और क्या, आप उसमें 2-3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बना दो। जो बच्चे यूक्रेन और अन्य देशों में जा वो यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे डॉक्टर बन सकते हैं। पैसा तो वैसे भी वो वहां से भी पढ़ के आएंगे तो करेंगे। बिल्कुल। आज जब यूक्रेन और रसिया के जब युद्ध हुए तो उन बच्चों की जो स्थिति थी, मुझे याद है। सरकार इस बारे में चिंतन करना चाहिए सरकार को। मैं इस बारे में बच्चों के बिल्कुल पक्ष में हूँ कि सरकार यहाँ पे अन्याय कर रही है। सरकार को इस पे एक उचित निर्णय लेना देते हुए और अपने मेडिकल की सीटें बढ़ानी चाहिए। अपने उन तकियानुसी जो उनके नियम सिद्धांत हैं वो किसने बनाए थे मैं नहीं जानता, पर क्यों नहीं बन सकता, क्यों इसको सॉफ्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल अपडेट कर सकते हैं ना वो, आप उनको सीटें बढ़ा सकते हो। आपके पास अगर क्षमता, जो उनके पहले के रूल्स थे उनको आप समय के हिसाब से बदल सकते हैं। आप वैसे भी मेडिकल कॉलेज बना रखा है, आप उनकी सीटें बढ़वा दो। बिल्कुल, जितने अरे बड़े एग्जाम पेपर जो कंपटीशन के थे उनकी बात छोड़िए, 2022-24 से लेकर अब अभी 26 तक में मध्य प्रदेश में 25,000 शासकीय विद्यालय बंद करवा दी गवर्नमेंट। ये भी है, ये ऑन गवर्नमेंट का डेटा है। मतलब गाँव में जो प्राथमिक विद्यालय, गाँव में एक बार ऐसा हुआ था कि हर गाँव में एक विद्यालय हो ताकि बच्चे नदी नाले या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलकर न जाएं, अपने गाँव पे ही शिक्षा कर लें। वो विद्यालय भी बंद है कुल मिला के। तो शिक्षा को गवर्नमेंट बिल्कुल मतलब सीरियसली नहीं ले रही है। जितना धर्म के लिए कट्टर है भारतीय जनता पार्टी, यदि शिक्षा के लिए हो जाए तो आज ये नौबत नहीं आनी चाहिए। देखिए, जो शिक्षा है वो जिस तरीके से नए विद्यालय खुले, विद्यालयों में सरकारी, बहुत बार तो कई बार ये होता है कि शासकीय कर्मचारी जो है एक बार उसको रोजगार मिल जाए, शासकीय नौकरी मिल जाए, तो फिर वो जितनी मेहनत वो कर सकता था वो मेहनत करना बंद कर देते हैं, सेटल हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमारी जीवन सिक्योर हो गया। और ये हमारे देश की सोच हो गई है कि अगर किसी को सरकारी नौकरी मिल जाती है तो ये मानता है कि हमारा जीवन सिक्योर हो गया और हम अपने हिसाब से अपनी दिनचर्या चलाते हैं। ये उचित बात नहीं है। जबकि आप देखेंगे प्राइवेट स्कूलों में, अभी बीच में मैंने हमारी एक बहन थी, वो IAS की तैयारी कर रही थी। जब बिहार का एग्जाम हुआ, बिहार शिक्षकों की भर्ती हुई, तो 9 से 10 हज़ार, 12 से 14 हज़ार भर्ती हुई। तो उस 12-14 हज़ार भर्ती में वो टॉप 100 में वो बहन हमारी सेलेक्ट हुई। तो मैंने कहा ये जिस स्कूल में पढ़ाएगी उस स्कूल के जो छात्र होंगे वो अलग ही छात्र निकलने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही अच्छा टीचर पढ़ाने वाला। जब आप प्राइवेट स्कूलों में जाते हो तो जिस शिक्षकों का वहां सिलेक्शन नहीं होता है वो शिक्षक जाते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने। उनकी सैलरी होती है 2, 4, 5 हज़ार। उनका इंटरेस्ट कम रहना चाहिए।
लेकिन हो यहाँ उल्टा रहा है। उल्टा हो हमारा रहा है। शासकीय कर्मचारी जो है, जितना भी शासकीय शिक्षक है, वो टाइम नहीं देता, हम्म। उससे ज्यादा टाइम प्राइवेट स्कूल और 5,000 वाला देता है। बिल्कुल। तो ये जो सोच का फर्क आया है, ये सोच का फर्क है, जो सरकार की जॉब लगने के बाद लोगों की मेंटेलिटी बदल रही है। इसको मैं जनता से भी चाहूंगा, मतलब सरकार के साथ साथ यहाँ जनता भी दोषी, बिल्कुल बिल्कुल दोषी है। दोषी। किसको सुधारेगी सरकार? सही। और उसकी वजह से वो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में जाना नहीं चाह रहे थे, वो भी शासकीय स्कूल में नहीं पढ़ने चाहते, वो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। आपके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर होंगी, 2 व्हीलर, कर्मचारी बहुत होंगे, पेट्रोल गाड़ियां हैं आपके पास? नहीं, पेट्रोल गाड़ी, पेट्रोल तो फिर मोटरसाइकिल। एथेनॉल पे आप कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि देश की मतलब नेशनल विषय पर अपन चर्चा कर रहे थे। अब बात करते हैं अपन सतना पे। सतना की जो बदहाल अब गड्ढे सड़कों पर, सीवर लाइन पर, आए दिन यहाँ पर विरोध प्रदर्शन, चूंकि आप एक व्यापारी व्यवसायी हैं, यहाँ पे व्यवसायी भी कई बार ऐसा हो गया कि कोई मटका लेकर प्रदर्शन कर रहा है, कोई रोड में नालियों में उतर कर प्रदर्शन कर रहा है। इसकी जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सांसद जी 5 बार हैं यहाँ पर सतना में लगातार सांसद। तो ये सांसद जी की कमी है, अनदेखी है, या फिर यहाँ के और अन्य विपक्षी जनप्रतिनिधियों की, विपक्ष की कमजोर होने की? देखिए, विपक्ष तो है ही नहीं है, है ही नहीं है। और लेकिन विपक्ष नहीं तो क्या पक्ष को ध्यान तो देना चाहिए इस पे? हाँ, ये बात जरूर है। अब समस्या इस बात की होती है कि जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं भी वही बात बताया कि शासकीय कर्मचारियों ने जो भी शासकीय नौकरी में आने के बाद तो उनके अपना फर्ज नहीं निभा रहे, वो खाली अपनी उनको जरूरतें लगता है पूरी कर रहे हैं। वो लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं। हम्म। मैंने देखा है जिन जगहों पे राजनीतिक व्यक्तिगत सक्षम या होशियार है, उन जगहों का डेवलपमेंट कुछ और होता है, और जिन जगहों पे राजनीतिक व्यक्ति उन सब सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता या बहुत पावरफुल नहीं होता है, तो वो अधिकारी भी उसको खेल जाते हैं। बात सतना के साथ सांसद में जी यही हुआ। सब बात सांसद जी की हो रही। सतना वो तो सांसद यहाँ के सीएम जैसे हैं, पावरफुल भी हैं, और राजनीति में उनका विशेष इंटरेस्ट है, नहीं तो क्यों सांसद जी बन रहे? पर सतना की व्यवस्था पे उनको तो ये नहीं कहा जा सकता कि जानकार नहीं है कि फिर नहीं, सांसद जी का दोष नहीं है इसमें, सांसद जी का दोष नहीं। कई बार सांसद जी को भी पता नहीं रहता चीजें, क्योंकि सतना स्मार्ट सिटी भी है, लेकिन स्मार्ट कहीं से भी नहीं। बहुत अंदर जाओ मार्केट में तो कहीं गाड़ी आप ही नहीं घुस सकती, जगह जगह बैरिकेड लगे हैं। रेस्टोरेशन नहीं हुआ। दरअसल हुआ ये है कि नगर निगम ने जिस तरीके से काम किया, काम तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया था, जो उनकी प्लानिंग थी बहुत शानदार थी, लेकिन जो इम्प्लीमेंट्स होना चाहिए, जिस तरीके से उसके पीछे अधिकारियों को काम करना चाहिए, वो काम अधिकारियों ने नहीं किया। नहीं किए। अधिकारी कर्मचारियों ने उसका ठीकरा फूटेगा। कुल मिला के अधिकारी कर्मचारी, जैसे शिक्षा पर अपन बात की, वही हालत है यहाँ पे, वो काम नहीं करना चाहते। जैसे मैं आपको बताऊं, नगर निगम ने पूरा शहर खोदा, हम्म। शहर खोदने की जरूरत नहीं थी, आप सिस्टम से करते काम। आप 100 मीटर खोदते, 100 मीटर पाइपिंग करते आप, फिर उसके बाद प्रॉपर वो कॉम्पेक्शन तो खोद देते हैं तो महीनों पड़ी है, उसके बाद फिर उनको दूसरा पता प्लान नहीं है। बनेगा कि कब लाइन पड़ेगी। उनका दरअसल उनने गड़बड़ी ये भी की, नगर निगम के अधिकारियों ने भी गड़बड़ी की कि उन्होंने रेस्टोरेशन उनके पार्ट से हटा लिया। जो सीवर लाइन डाल रहे थे उनके पार्ट से रेस्टोरेशन हटा लिया, उसको जो है प्रॉपर ढंग से उनको उसका पैसा मिलता, उसको कॉम्पेक्शन करते पीछे से, कॉम्पेक्शन के लिए प्रॉपर जो मटेरियल जो डलना चाहिए था वो डालते, और उसके कॉम्पेक्शन करने के बाद फिर सीसी को उसी लेवल पे बना के छोड़ के जाते, तो शहर को इतना तकलीफ नहीं मिलता। लेकिन हुआ ये कि इनने गड़बड़ी ये की कि इनने सीवर लाइन तो खोद दिया, अब उनमें रेस्टोरेशन के लिए उन्होंने तय किया कि दूसरी एजेंसी आएगी। अब सीवर लाइन ने क्या गड्ढे में डाला, क्या मटेरियल डाला, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। देखिए, मतलब उनके ऊपर जनप्रतिनिधियों का कोई वो नहीं है। जनप्रतिनिधि अगर टेक्निकल है, हाँ, जब इन कामों को समझता है तो वो समझ पाएगा कि हमको कैसे वर्किंग करना चाहिए। वास्तव में होता क्या है, देश तो मैक्सिमम अधिकारी चला रहे हैं ना, बिल्कुल आईएएस चला रहे हैं। उन अधिकारियों ने उनको जितना नॉलेज है उतना उनने काम किया, उस स्टाइल से काम किया, और उसका खामियाजा रिपोर्टिंग कर दी कि इतना इतना इस हिसाब से होगा, और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा अपने सतना को। सतना की अपेक्षा रीवा काफी डेवलप है। रीवा के लोग इस चीज पे एडमिट करते हैं, और सतना के लोग रीवा से अपने आप को बहुत पिछड़ा मानते हैं। वहां पर है राजेंद्र शुक्ला जी, और यहाँ पे सांसद, दोनों बड़ा फर्क है विकास में और लोगों के संतुष्टि में। रीवा क्यों इतना डेवलप हुआ? देखिए, रीवा के लोग, आप लोगों को याद होगा, रीवा में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज। मैं आपको बताता हूँ रीवा के डेवलप होने के कारण। रीवा जो डेवलप हुआ, आप लोगों को याद होगा 20 से 25 साल पहले झोली चला करती थी रीवा के लोग। झोली, वहाँ के लोग भिक्षा मांगने के लिए, अच्छा, हमारे जतवारा में भी हमारे यहाँ रामाधार करके रामाधार काकू रहते थे। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो वो साल में 2 से 3-4 महीने झोली लेके आते थे, और यहाँ पे भिक्षा लेते थे, और उसको उस भिक्षा से अपना परिवार पालते थे, जो मिलता था। एक बार मैं रामाधार काकू के घर गया, तो रामाधार काकू के घर गया तो रामाधार काकू का घर जो है लगभग आधा एकड़ में बना हुआ, 2 मंजिल का आधा एकड़ में घर बना था। अच्छा, एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, एक बोलेरो खड़ी थी, और 2 मोटरसाइकिल खड़ी थी। अच्छा,
मेरी नजर गई तो मैंने कहा रामाधार काकू ये जयद्वारा का सबसे बड़ा फल है। जयद्वारा के मैंने हाँ मजबूत खाना व्यक्ति। खाना खाया उनके साथ, खाना वाना खिलाया उन्होंने बड़े प्रेम से, कि सयाने हो गए थे। जब चलने लगा तो मैं हंसते से पूछा कि काकू ये सब जयद्वारा का है? तो मुस्कुरा के जवाब दिया उन्होंने। वो जयद्वारा की थी खेती रामाधार नहीं, काकू वहीं वो के थे? रीवा के रहने वाले अच्छा थे, वो रीवा के रहने वाले, नौगंज के पास के रहने वाले थे। वो यहाँ पर आया करते यहाँ थे। पे वो हर 10-20 गांव के बीच में एक झोलीदार होता चलते था। तो समझ रीवा गए, के लोग बिल्कुल। भिक्षा मांगने के लिए सतना आते थे और भिक्षा मांग के फिर जो इकट्ठा होता था उसको उसी से अपना जीवन यापन करते थे। ये हर 10-20 गांव के बीच में एक झोलीदार रहा करता था। अपना अपना सबका एरिया रहा होगा कि हम इन गाँव पे हम उसी काम। में से एक रामाधार काकू थे जो मेरे घर पे रहते थे, वहीं पे रह के भिक्षा मांगते। अच्छा जयद्वारा में रह गए वहीं। और फिर वो महीने 2 महीने रह के अपना भिक्षा मांग के फिर जो कलेक्ट होता था उसको लेके जाते थे बेच बाच के, उससे अपना जीवन यापन करते थे। तो रामाधार काकू ने जो बात कही मेरे सामने, उन्होंने कहा कि बेटा, हंसे वो, नाराज नहीं हुए इस बात से। उन्होंने कहा बेटा मेरे पास 25 एकड़ जमीन थी और उस 25 एकड़ जमीन में पानी का साधन नहीं था। मिट्टी आप देख ही रहे हो, पूरी मुरमाई जमीन। बोला बाढ़ सागर का पानी आया, उस बाढ़ सागर के पानी ने इरिगेशन करना शुरू कर दिया हम लोगों ने वहां पे, और आज हम दोनों रबी मिला के, दोनों फसल मिला के करीब 25 लाख रुपए का गल्ला हम लोग बेचते हैं साल में। अच्छा, मैंने अनुमान लगा लिया एक बुलेरो क्या, यहाँ तो 2-3 बुलेरो साल में आ सकते हैं। बिल्कुल। रीवा ने जो डेवलप किया, रीवा ने बाढ़ सागर के पानी को विभिन्न योजनाओं के तहत, चाहे वो बहुती केनाल, चाहे वो पूर्वा केनाल, चाहे विदर्गिया केनाल, चाहे वो क्योटी केनाल, चाहे डिस्ट्रीब्यूटरी केनाल, इस तरीके से अन्य कई सारी केनाल बना के बाढ़ सागर के मैक्सिमम पानी को रीवा को सिंचित बना दिया। उससे उनकी आर्थिक स्थिति, वो क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में लोग समृद्ध हो गए। समृद्ध हो गया। रीवा के लोग भीख मांगने के लिए, जो भिक्षा मांगने के लिए जो सतना आते थे, उनका आना बंद हो गया। उनका खुद का काम इतना बड़ा हो गया कि अब वो सारे के सारे लोग एस्टेब्लिश हो गए। रीवा ने जो राइज किया है वो बाढ़ सागर के पानी ने उनको बढ़ाया। रीवा के शहरी अधोसंरचना और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल का, एजुकेशन का, उस यदि पानी ना होता तो यहाँ अभी भी हो सकता है सतना में वैसा। तो वो तो एक क्षेत्रीय विकास और लोगों का जो सर्वाइव करना वहाँ पे अच्छा ग्रो कर गए, वो तो पानी का उसका मतलब बहुत बड़ा योगदान है वहाँ पर बाढ़ सागर का। हालांकि यहाँ भी ऐसी परियोजनाएं शायद आने वाली हैं कि नर्मदा का पानी लाया जा रहा है। हाँ, नर्मदा का पानी आ रहा है, और यदि यहाँ जाएगा तो क्षेत्र में थोड़ी खुशहाली तो हो जाएगी किसानों की। लेकिन अभी दुर्भाग्य ये है कि हम जो नर्मदा का पानी ला रहे हैं, उस बरगी डैम का हमने टनल बना लिया। ये बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। उसमें सांसद जी का भी बड़ा सहयोग है। अभी सांसद जी के ये इस विषय पे भी न्यूज भी चल रही थी 2-4 दिन पहले से। तो वो टनल जो बनाया उन लोगों ने, वो बड़ा कटनी जिला, मैयर जिला और सतना जिले की, इसमें सतना जिला पूरा लाभान्वित होगा लगभग जो भी 85%। चित्रकूट का क्षेत्र, क्योंकि चित्रकूट में बहुत ही ज्यादा पानी की किल्लत है। हाँ, चित्रकूट में खासतौर पे जो है वो पूरा तो नहीं हो रहा है, लेकिन काफी कुछ हो रहा है। कुछ अभी सरकार ने और योजनाएं बनाई है जिसमें माइक्रो इरिगेशन में आपका बकियाबराज डैम का जो पानी है, उस डैम के पानी को भी लिफ्ट करा के और बिरसिंहपुर और इस पूरे सेक्टर में पहुंचाने का भी काम चल रहा है अभी। और उस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, हो सकता है जल्दी टेंडर पे आ जाएगा। ये प्रोजेक्ट लगभग 5 सालों से 5-6 साल पहले बन चुका था, जिसमें अभी वर्किंग पे आ रहा है। तो बाढ़ जो रीवा डेवलप किया, रीवा डेवलप होने के कारण में जो है वो बाढ़ सागर का पानी था और उसकी वजह से रीवा डेवलप किया। फिर दूसरा, राजेंद्र शुक्ला जी चूंकि जो है खुद टेक्निकल भी हैं और साथ साथ में अच्छे कॉन्ट्रैक्टर भी थे वो, तो उनने सब चीजें देखी थी कहाँ पे कौन सी चीज रुकती है, टेक्निकल नॉलेज था कुछ हिसाब से। इसकी वजह से रीवा को उन्हें बहुत अच्छी एक पहचान अपने हिसाब से। वो दूसरा, रीवा संभाग भी था जी, तो संभाग होने के नाते ऑलरेडी बहुत सारे जो ऑफिसेज रहते हैं, आप देखेंगे मैक्सिमम जो रीवा में संभागीय कार्यालय होते हैं, संभाग कार्यालय होते हैं, वो इतना बड़ा है। चाहे बाढ़ सागर का, चाहे आप ले लीजिए, चाहे किसी भी योजना की लीजिए, तो बहुत सारे अपने रीजन है उनके बढ़ने के। सतना में रैगांव विधानसभा सीट है और वहां से प्रतिमा बागदी पहली बार चुनाव लड़ती हैं, विधायक बनती हैं। सरकार में उनको हिस्सेदारी भी मिलती है, मंत्रालय मिलता है। रैगांव को अभी नहीं मिला कुछ, क्योंकि रैगांव से पिछले 2 महीने से कई ऐसे मतलब गंभीर वीडियो मतलब निकल कर आ रहे हैं। हम खुद वहां पर कई बार ग्राउंड जीरो किए, जहां बच्चों को चलने के लिए रास्ता नहीं। ये मामला चल रहा था, अचानक से मामला आ गया कि एक जाति प्रमाण पत्र पर विवाद होता है और जाति प्रमाण पत्र को सिद्ध करने के लिए मंत्री महोदय बोलती हैं कि मैं अनुसूचित जाति की हूँ, दलित हूँ, मेरे साथ क्षत्रिय, ब्राह्मण या उच्च जातियों द्वारा काफी भेदभाव, मेरा शोषण, मुझे अपमानित या फिर मेरे साथ खाना पीना, बैठकर खाने पर भी प्रयोग होता है। और उस शपथ पत्र के आधार पर उनको क्लीन चिट मिल जाती है कि हाँ अनुसूचित जाति है। यदि ये आरोप इतने बड़े समाज पर लगा रही हैं तो क्या ये सही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, कोई भेदभाव उनके साथ नहीं। हम लोग भी जाते हैं तो उनके यहाँ कभी चाय पिलाया, कुछ भी पिलाया, तो हम लोग बड़े चाव से खाते पीते हैं।
लेकिन और पूरे समाज को एक साथ कह देना, अब उनने कहाँ पे है, किस परिस्थिति में, मैंने तो नहीं उनके देखा। उनका एक तो शपथ पत्र स्टेटमेंट अभी है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। उनका साइन भी है, स्टेटमेंट पहले दी है कि ऐसा कुछ नहीं है, चाय टी 3 प्रकार की, उसके बाद फिर शपथ पत्र जो वहां पे कोर्ट में लगा था वो जारी हुआ है, तो उसमें साइन थे उनके। अब उनकी क्या पर ये ना क्या कहना चाहिए, पर नहीं, समाज यहाँ पर काफी, मैं ये कह नहीं सकता कि उन्होंने कहा कि नहीं कहा, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है उन्होंने सतना कहा। में और शपथ पत्र कहा है, किस परिस्थिति में उन्होंने कहा इस बात को, हम्म। उसके रीजन कुछ और हो सकते हैं। लेकिन जहां तक हरिजन जो ऐसी उनको उस सीट से लड़ने का या उस विधानसभा में जो है काम करने का, तो उनके पहले जुगलू किशोर बागड़ी जी भी थे, वो भी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे थे। तो प्रतिमा बागड़ी जी भी उसी परिवार से हैं। तो जो जुगलू किशोर बागड़ी जी को जो लाभ मिला वो उनको नहीं मिले, ये भी सही बात नहीं। तो ये सवाल भी आज सतना में ब्राह्मण समाज के कई संगठन इस चीज का विरोध कर रहे थे, इसकी वीडियो चल रही है आज सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। तो वो लोग तो काफी वो है कि प्रतिमा बागड़ी जी को माफी मांगनी चाहिए समाज से, हमने हमारे ऊपर समाज पर इतना बड़ा आरोप लगाना किस उससे सही, और उनके लिखित वो है साइन, तो क्या वो समाज अब सही कह रहा है कि यदि हम भेदभाव नहीं करते और आप बोलते हो कि भेदभाव ये समाज करता है, तो क्या इसकी जांच होनी चाहिए? नहीं, मैंने क्योंकि समाज को भी अपमानित करना गलत है। ये तो मैं आप मुझसे सुन रहा हूँ कि ऐसा ब्राह्मण समाज कोई कार्यक्रम कर हाँ, ये आज ये मोबाइल पे है वीडियो, आज मैंने देखा भी नहीं। और दूसरा मैंने बताया आपको कि उन्होंने खंडन भी किया है। अगर उन्होंने खुद से खंडन कर दिया है किसी बात को, तो स्वीकार करना चाहिए उसे। जांच का विषय, आरोप लग रहा है। बात करते हैं चित्रकूट विधानसभा की। चित्रकूट विधानसभा एक कहें तो ट्राइबल एरिया है और काफी पिछड़ा है आज भी। वहां भी अभी ऐसी स्थितियां हैं कि कुछ गाँव में मतलब जाने के लिए रास्ता नहीं हो, 4 महीने तक वहां कोई आ जा नहीं सकता बाहर का आदमी, क्योंकि जो लोग वहां रहते हैं वो तो जाते हैं, कोई कीचड़ से, कोई खेतों से, कोई पगडंडियों से। चित्रकूट को, जबकि चित्रकूट एक विधानसभा के अलावा भगवान रामचंद्र की तपोभूमि है, पर्यटन वहां पर बहुत बहुत आते हैं, अपना तो दस्यू और नाई एडी क्षेत्र है, लेकिन अभी भी उसकी उपेक्षा क्यों हो रही है, जबकि लगातार केंद्र में, स्टेट में, हर जगह मतलब सरकार है, कहें तो डबल इंजन की सरकार है, पर चित्रकूट विधानसभा की क्षेत्र की अभी भी ये स्थिति क्यों बनी हुई? देखिए, चित्रकूट वास्तव में हमारा, हम जब राज्य के अन्य जिलों की और अन्य विधानसभा की जब तुलना करते हैं तो हम बहुत पीछे पाते हैं। बिल्कुल। एक तो इरिगेशन का सिस्टम, मैंने आपको बताया, सिंचाई का सिस्टम हमारे यहाँ अच्छा नहीं होने के कारण हमारे यहाँ जमीनें तो अच्छी हैं, हम इन जमीनों पे भी अगर पानी होता, बाणसागर का पानी अगर पहुंच गया होता, या कि फिर नर्मदा का पानी आने वाला है, अभी कुछ डैम के भी काम चल रहे हैं वहाँ पे, उन डैम के काम भी अगर पूरे हो जाते हैं, इसके अलावा अभी माइक्रो इरिगेशन भी अपने यहाँ चित्रकूट को आने वाला है। आप लोगों को शायद जानकारी होगी, लिंग बेतवा का भी पानी चित्रकूट को मिलने वाला है। अच्छा। हाँ, अगर केंद्र सरकार की योजना है, अगर ये जिस दिन टारगेट पूरे हो जाएंगे तो चित्रकूट भी बहुत अच्छी पोजीशन पे होगा, यहाँ से भी जो पलायन है वो भी कम होगा। इसके साथ साथ में जिस तरीके से आर्थिक स्थिति रीवा की डेवलप हुई, उसी तरीके से चित्रकूट का भी डेवलपमेंट होगा और उसका फायदा सतना जिले को भी मिलेगा। मध्य प्रदेश में सतना जिला ऐसा है जहाँ चित्रकूट से हर साल कुपोषण के कई मामले आते हैं, कुपोषण से कई बच्चों की मौत हो जाती है और मामला पूरा नेशनल लेवल तक पहुंच जाता है। चित्रकूट में मतलब एक ये भी कलंक है कि वहाँ बच्चे कुपोषण से मरते हैं, भूख से कहें या कि फिर खाने की कमी से कहें, जबकि सरकार करोड़ों रुपए, 1.5 करोड़ से ज्यादा हर महीने गवर्नमेंट वहाँ खाली कर्मचारियों को दे रही, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो चाहे एनएम हो। मिड डे मील, पोषण आहार, सप्लीमेंट्री आहार बच्चों को मिल ही नहीं पाता, मतलब मॉनिटरिंग ही नहीं, पैसा जा रहा है गवर्नमेंट का। इस ये जो निष्क्रियता है कर्मचारियों की, इस पर निरंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, सरकार नहीं लगा पा रही? देखिए, मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो जिस आपने देखा होगा, जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं वो कभी कुपोषित नहीं पाए जाते, भले वो गरीबी हालत में या किसी भी। हमारे यहाँ अशिक्षा का भी बड़ा, अशिक्षा का तो भाई प्रकोप, और कोई भी सरकारी तंत्र आप हर घर घर तो लगा नहीं सकते, घर घर आप सरकारी तंत्र को पहुंचा नहीं सकते हो। तो जब तक माता पिता खुद अवेयर नहीं होंगे, उनको पता ही नहीं है ना कि वो कब तो कैसे, किस स्टेज पर बच्चे जा रहे हैं। हाँ, नहीं, वो दरअसल क्या है, बहुत सारे लोग, हम कई सारे आदिवासी क्षेत्रों में हमने देखा है, उस अशिक्षा के होने की वजह से कई सारी जगहों पे हमने देखा कि दिन भर नशे में रहते हैं पिता, माँ अकेले परवरिश करती है, माँ अकेली कितना देखभाल कर पाती है, कितना समझ पाती है, और या तो उसके पास आने जाने की व्यवस्था नहीं है जो मेडिकल क्षेत्रों तक पहुंचाया सके, जो यहाँ तक अपनी बात कर सके। बिल्कुल। तो कई बार वहाँ जो बच्चे हैं, वो उनका जो जीवन होता है वो, मैं खुद भी कई गाँव में जाता हूँ और मुझे देख के लगता है कि नहीं यार, मैंने तो बीच में बोला भी था, अभी कुछ लोगों को मैंने जितना हो सका लाभ भी देने का प्रयास भी कर रहा हूँ, अगर मेरी जानकारी में है कहीं पे कि ऐसी कोई स्थिति है किसी के साथ में, तो आप लोगों के माध्यम से भी ये बात कहता हूँ कि अगर कोई ऐसी स्थिति दिख रही है आपको, तो हम व्यक्तिगत तौर पे उनके घर पे व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं।
और मदद भी करेंगे जहाँ आवश्यकता पड़ेगी। चित्रकूट क्षेत्र को जिस प्रकार पर्यटन और धार्मिक स्थल के हिसाब से डेवलप किया जा रहा है, मतलब चित्रकूट विकास प्राधिकरण चल रहा है, सैकड़ों करोड़ का उसमें फंड गवर्नमेंट खर्च कर रही है, लेकिन चित्रकूट को अब चूंकि आप एक व्यवसायी भी हैं, क्या व्यवसाय और इंडस्ट्रियल एरिया से भी जोड़कर देखा जा सकता है, पर उस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं। उससे रोजगार भी मिलेगा, क्षेत्र का विकास भी होगा और लोगों का पलायन कम हो जाएगा। क्या इसमें चित्रकूट में इस चीज की कमी आपको महसूस होती कि होना चाहिए? दरअसल हमने 2012-13 के मध्य मैंने इस प्रस्ताव को रखा था कि अच्छा। हमारे यहाँ जयद्वारा, नया गांव और चंदई बेल्ट में बहुत सारी शासकीय राजस्व की जमीनें पड़ी हुई, उन पे कहीं ना कहीं कोई उद्योग लाने का प्रयास करें। बीच में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को और उनके फिर से वापस जो है स्टोरेज बनाने के लिए हमने कुछ अधिकारियों से बातचीत की है, तो हमने साइट भी जाके देखा था। लेकिन फिर पता नहीं जिन कारणों से वो प्रोजेक्ट फिर वापस चले गए और यहाँ पे नहीं लग पाए। तो जयद्वारा से लगे हुए बेल्ट से ये पूरा जितना भी आपका नया गांव पड़ता है और कुटाहा है और चंदई है, इस पूरे बेल्ट पे एक नए कोई बड़ी इंडस्ट्री आ सकती है। पर यहाँ के नेताओं को और मैं निवेदन करूंगा उनसे भी और दूसरा राज्य शासन से भी निवेदन करूंगा कि ये अच्छी जमीन भी है वहाँ पे और वातावरण भी है कि जहाँ पे आप अच्छा उद्योग लगा सकते हो, जिससे रोजगार लाभान्वित हो सके, बिल्कुल जो लोगों को मिल सके। सरकार को कुल मिला के इस ओर ध्यान देना चाहिए। दो और कारण कोई ऐसे बताइए, दो चीजें जो यदि वहां पर कर दिया जाए तो वो क्षेत्र खुशहाल हो सकता है। देखिए मेरी इच्छा, अगर जो कमी है अभी वहां, मैं कभी अगर किसी ऐसे दायित्व में आता हूँ जी, तो मैं तो पहला प्रयास करूंगा, जो मेरा फर्स्ट प्रयास होगा, एक तो बरौंधा के नीचे मैं चाहूंगा कि बिजली सब स्टेशन हमारा वहाँ पे जी, ताकि वहाँ पे सबको समुचित बिजली मिल सके। बिजली मिलेगी तो सिंचाई होगी, बहुत सारी चीजें, इरिगेशन का सिस्टम पूरे विधानसभा में पहुंच सके, उसके लिए काम करूंगा। तीसरा शिक्षा पे काम करूंगा मैं। लोग जो कुपोषण की बात आप कहे, चाहे उन माँ बाप के अवेयरनेस की बात कहे, अगर वो शिक्षित होंगे तो निश्चित तौर पे हमारे क्षेत्र के विकास के साथ, उनके विकास के साथ साथ हमारे क्षेत्र का भी विकास होगा। इन क्षेत्रों पे अभी हमने काम नहीं किया है और वो काम करने की आवश्यकता है। आगे काम अगर मुझे चित्रकूट में है, ये काम करने की जरूरत, बिल्कुल जरूरत है, बहुत डीप लेवल पे काम करने की जरूरत है। हाँ। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संविधानिक देश है, यहाँ संविधान पर सरकारें चलती हैं, लेकिन आपके सामने यदि एक तरफ धर्म आ जाए और दूसरी तरफ संविधान, तो आप किसे चुनेंगे? संविधान चुनेंगे। चित्रकूट विधानसभा में चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं और संगठन में भी काम करते हैं, लेकिन फिर भी चित्रकूट क्षेत्र का एक, या कि कहें सतना जिले का एक विपक्ष का नेता कौन आपको पसंद है? किसके काम आज तक अच्छे लगे, जो विपक्ष की भूमिका में रहा हो और उसे मौका मिला हो काम करने का? मुझे नहीं समझ है, अपनी जगह पे सब लोग काम कर रहे हैं, सबका काम ठीक है, पर किसी का कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ। अब फनी कुछ सवाल हो जाते हैं। यदि वादों पर, दावों पर जीएसटी लगने लगे तो सबसे ज्यादा टैक्स किस नेता को लगेगा? जो झूठे वादे करते हैं, ज्यादा वादे करते हैं, और उस पर यदि टैक्स लगाया जाए जीएसटी, तो किसको टैक्स पे करना? राहुल गांधी को लगाएंगे। अच्छा, वो तो कभी थे ही नहीं कुछ। क्यों, आपको आलू से सोना बनाने का काम तो नहीं, वो तो गलत, वो तो पूरी वीडियो क्लिप उसकी अलग है, वो अलग बात है। अच्छा, दूसरी बात, यदि आईपीएल होने लगे मैच चुनाव में भी, तो आप बल्लेबाज बनेंगे कि बॉलर? देखिए बल्लेबाजी का अपना एक मजा है ना, बॉलिंग का अपना मजा है, तो दोनों ही करेंगे जितना। घर में जहां आपकी पूरी फैमिली रहती है, वहां पर आपकी कुर्सी हेड आप ही रहते हैं या फिर कंपनी में, घर में और कोई? नहीं, सब हमारे यहाँ सारे के सारे लोग सब हेड हैं और सारे के सारे लोग नॉर्मल लोग हैं। एक रैपिड फायर करते हैं, एक शब्द में आपको जवाब देना है। भारत का सबसे लोकप्रिय नेता आज की डेट में? नरेंद्र मोदी। सबसे लोकप्रिय सीएम? शिवराज सिंह चौहान। आज वो नहीं है, अभी जो है, अभी वर्तमान में नहीं है वो, लेकिन नो डाउट उनके टाइम पे जो कार्यकाल था। अभी वर्तमान में किसको कहना चाहेंगे? अभी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ। यदि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को चूज करने की चॉइस है कि सबसे अच्छा सीएम कौन है, सबसे भ्रष्ट सीएम वर्तमान में जिस पर आरोप भी लगे हो भ्रष्टाचार के, और सीएम हो? मैंने कभी नहीं देखा कि सतना जिले का सबसे अच्छा नेता जो आप पसंद करते हो पार्टी से हटके, एक आम आदमी बन के? विक्रम सिंह जी। विक्रम भैया, रामपुर बघेला में। सबसे अच्छी नेत्री? नागेंद्र सिंह। उनका नाम भी सुना। देश की सबसे अच्छी नेत्री महिला?
सुषमा स्वराज जी थी। बिल्कुल। एक और सवाल, जैसे बारिश आई, कई सोशल मीडिया में, न्यूज चैनल में, कहीं हाईवे धंस रहे हैं, कहीं पुल धंस रहे हैं, आप पुल बनाने का काम करते हैं, क्या आपके बनाए पुल धंसे हैं, कहीं ऐसा आरोप लगे आप? नहीं, हमारे यहाँ सिवनी में हम्म, एक बार आप लोगों ने सुना होगा, एक पुल गिर गया। हम्म, सबसे पहला पुल जो था हम्म, वो पीडब्ल्यूडी ब्रिज विभाग ने बनाया था, हम्म, दूसरा पुल मेरा था, हम्म, और तीसरा पुल गिरा था। हम्म, तो जहाँ पानी थर्ड डैम से छूटने के बाद पहला पुल जो था वो उसके सिर्फ स्लैब पलटे थे, हम्म, और सेकंड पुल जो मेरा था उस पर जो है सिर्फ रेलिंग वही थी, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। थर्ड पुल पूरा नीचे से बह गया था, जिस पर ठोकर कम लगी थी। मेरा कहना यह है कि कई बार क्या होता है कि ब्रिज सब लोग नहीं बनाते, और जो लोग ब्रिज नहीं बनाते उसकी टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझता। आप रोड बनाने वाले व्यक्ति हैं और आपने ब्रिज बनाना शुरू कर दिया, तो आपको कुछ टाइम लगेगा उसको कैसे कहाँ सीखने पे में। आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, कहाँ पे आप लेबर पे भरोसा कर सकते हैं, कहाँ पे आप इंजीनियर पे भरोसा कर सकते हैं, और कहाँ पे आपको खुद पे भरोसा करके काम। इन टेक्निकल चीज़ों को के कारण जो है, और बहुत सारी जगहों पे जो मैंने देखा है, वो पैसे बचाने के लिए ब्रिज या जो भी नेशनल हाईवे या एनएच जो भी टेंडर करते हैं ये लोग, इन लोगों ने इनकी, जैसे जबलपुर से आप भोपाल जाइए तो उनकी आरीवाल टूट गई। आरीवाल ऐसी चीज़ होती है जो आरीवाल पे जरा सा भी अगर चूक हुई तो आरीवाल डैमेज हो जाता है। वो पैसे बचाने के लिए ही वो डिपार्टमेंट आरीवाल बनाता है, क्योंकि कम लागत में आरीवाल बन जाती है। तो बिल्कुल। वो ब्रिज नहीं टूटता। बेसिकली हम हल्ला करते हैं ब्रिज टूट गया, ब्रिज टूट गया, लेकिन वो ब्रिज नहीं टूटता। मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। ब्रिज नहीं टूटता, वो आरीवाल टूटती है। आरीवाल टूटती है, लेकिन हल्ला हम करते हैं ब्रिज टूट गया साहब, ब्रिज टूट गया। जबलपुर से जैसे ही अपन आगे जाते हैं तो अभी जबलपुर में हल्ला मचा कि ब्रिज टूट गया, ब्रिज टूट गया। वो ब्रिज नहीं टूटा, वो आरीवाल टूटी। आप भारतीय जनता पार्टी की राज अपनी युवावस्था से करते आ रहे हैं, छात्र नेता जब जैसे रहे, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपको कभी मौका देगी? नहीं देगी तो अगली बार इंतजार करूंगा, फिर उसके अगली बार भी नहीं मिला, उस वक्त भी इंतजार करूंगा। और यदि फिर आपकी, चूंकि जैसी लोकप्रियता बढ़ रही है क्षेत्र में, आज हर आदमी, किसी भी गांव में जाएंगे हम, क्योंकि चित्रकूट के विधानसभा के 96 ग्राम पंचायतों में हर ग्राम पंचायत में 10 लोगों को मैं कम से कम जानता हूँ। किसी से पूछते हैं तो आपका नाम जानते हैं कि संजय शुक्ला जी हैं, ऐसा वैसा। यदि ये समाज एक बार आपको कह दे कि यहाँ आप हमारे लिए लड़िए, आप तो क्या करेंगे? क्या संगठन की बात मानेंगे, पार्टी की पब्लिक नहीं, की, हम जनता दोनों की? की बात सुनेंगे, संगठन की बात भी सुनेंगे और पार्टी की बात भी सुनेंगे। यदि आपको कभी मौका मिले, जनता आपको, आप पर भरोसा करती है, तो चित्रकूट में सबसे पहले क्या करने की जरूरत है, क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, अगर मैं कभी, कम शब्दों में बिल्कुल बताना है। देखिए मैंने तो आपको बताया, पानी के क्षेत्र में काम करना चाहूंगा, एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना चाहूंगा, पलायन ना हो, उद्योगिक क्षेत्र में काम करूंगा, शिक्षा, पानी और व्यवसाय पे। रोजगार के क्षेत्र में काम करूंगा। मेरे पास तो ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जो रोजगार, बहुत सारे लोग जो है अपने क्षेत्र में भी लाभान्वित हो सकते हैं, उनको क्रियान्वयन करने की कोशिश करूंगा। सतना में वर्तमान में सिद्धार्थ कुशवाहा है विधायक, उनकी राजनीति आपको कैसी लगती है? और पहली बार वो भी चुनाव लड़े, विधायक बन गए, दोबारा भी विधायक बन गए, क्या उनमें ऐसा खास आपको गुण अच्छा लगता है कि उन पर जनता भरोसा कर रही है? क्योंकि सांसद जी भी विधायकी के चुनाव लड़े हैं, वो उनको सफलता नहीं मिली, जबकि वो सतना जिले के सांसद हैं, 5 बार से सांसद हैं, लेकिन क्या विधायक बनने के लिए वो नहीं बने? क्योंकि जनता है, जनता का गुस्सा किस रूप में निकल आए कोई भरोसा नहीं, और कई बार बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनको लोग इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं, लेकिन जनता उनको अनदेखा नहीं करती। वो चीज़ें याद रखी, और उनने जो है, जब चुनाव आता है तो पूरे 5 साल का गुस्सा तो चुनाव पे निकालते हैं। 2-3 साल से सतना में जो बदहाल अवस्था है, क्या उसी का नतीजा है? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। गुस्सा वही, आक्रोश वही था, हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी दोस्तों को, ऑडियंस को, दर्शकों को नमस्कार। जो आप ये वीडियो देखे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है संजय शुक्ला जी से? आप क्या कहना चाहेंगे? चित्रकूट क्षेत्र से यदि कोई वीडियो को देख रहा है तो वो क्या कहेंगे? किन चीजों की वहां पर काम करने की जरूरत है? क्योंकि संजय शुक्ला जी एक बहुत बड़े व्यवसायी हैं, 100 करोड़ के आसपास उनका वार्षिक टर्नओवर है। उस हिसाब से समाज सेवा में भी पीछे नहीं हटते, और जरूरत पड़ेगी तो वो, जैसी आपकी जरूरतें होंगी, कहाँ पर क्या कमी है, वो सब पर करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।